बीएससी वाले सभी लोग ध्यान देंगे। आज बीएससी का 15 नंबर का क्वेश्चन एक कराने वाला हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में आपके 15 अंक पक्के हो जाएंगे। जिनके एग्जाम हो चुके हैं वो ना देखें, और जिनके एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए 15 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन में बोलेगा आपसे कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और पाइसन निष्पत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। यह कहेगा कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, दृढ़ता गुणांक ईटा और पाइसन निष्पत्ति सिग्मा है, तो y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा प्रूफ कीजिए या इसको सिद्ध कीजिए, या प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। तो इस तरीके का ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। 99.99% इंपोर्टेंट है। चलिए, तो इसके लिए अब हमको करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस आपको ये वाला चित्र आपको बना लेना है। चित्र कैसे बनता है ये आपको पता ही होगा कि भैया इस तरीके से आपको ऐसा बना लेना है पहले, फिर एक और इस तरीके से बना लेना, ये आपको इस तरीके से यहाँ पे ये खींच देना, ये आपका बनके तैयार हो गया। ओके, चलिएगा अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें क्या है? हमने माना कि भैया कि घन की प्रत्येक भुजा एल है। माना कि ये जो घन है, घन की प्रत्येक भुजा कितनी है? एल है। इसकी लंबाई एल, इसकी मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ इसकी क्या है? एल है। यानी कि घन की प्रत्येक भुजा एल है। माना घन पर एक्स अक्ष के समांतर एक तनन प्रतिबल P कार्य कर रहा है। देखिएगा ये आपकी, देखिएगा इसमें क्या है कि ऐसे एक्स, ये आपकी वाई और ये आपकी जेड, एक्स वाई जेड अक्ष दे रखी है। ओके, चलिएगा देखिए मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर आपको ये वाली जो भुजा है इसकी एक्स अक्ष की तरह कार्य करेगी, ये वाली भुजा इसकी जेड, और ये वाली जो भुजा है ये वाली आपकी कार्य कर रही है किसके? वाई अक्ष की तरह। तो ये आपका एक्स वाई जेड तीन अक्ष है। तो हमने माना कि जो एक्स अक्ष के अलोंग, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में, यानी कि ये जो एक्स अक्ष की दिशा है इसके अलोंग एक पी प्रतिबल कार्य कर रहा है। ऐसे ही इसके, ये देखिए ये एक्स अक्ष है तो ये इसका एक्स का विपरीत दिशा होगा, यानी कि ये भी तो एक्स ही अक्ष होगी भाई। ये जब एक्स इधर एक्स पॉजिटिव है तो ये एक्स इधर नेगेटिव होगा। तो ये जो एक्स पॉजिटिव दिशा में है तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव दिशा की ओर रहेगा। तो मतलब क्या है कि इस पर क्या है कि माना एक्स पर एक, यानी कि माना घन पर एक्स अक्ष के समांतर एक तनन प्रतिबल P कार्य कर रहा है, और y अक्ष के समांतर एक संकुचन प्रतिबल। देखिएगा जब x अक्ष पर तनन प्रतिबल, तनन का मतलब क्या है कि ये इसको खींचेगा। जैसे लाइक देखिएगा, आप ऐसे समझिएगा ये हमारे पास में क्या है, एक क्यूब इस तरीके का दे रखा है। ये आपकी x अक्ष है, इसको मैं ऐसे खींचूंगा तो ये लंबाई बढ़ जाएगी, तो इसको तनन प्रतिबल बोलूंगा। और ऊपर से एक क्या लेगा? संकुचन। संकुचन का मतलब इसको दाबेगा तो वो इसकी लंबाई में क्या कर देगा? कम कर देगा। तो y अक्ष के समांतर एक संकुचन प्रतिबल, यानी कि ये इसको कम करने का प्रयास करेगा, कर रहा है। ऐसे जेड अक्ष के समांतर, जेड अक्ष के समांतर कोई प्रतिबल कार्य नहीं कर रहा है। जेड अक्ष पर कोई ना तो तनन प्रतिबल है, ना ही वहां पर संकुचन। ठीक है, तो ये बस एक्स और वाई पर कार्य कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन में लगा रहा हूं कि एक्स अक्ष के समांतर तनन प्रतिबल के कारण, जो एक्स डायरेक्शन में जो तनन प्रतिबल लग रहा था उसके कारण बात चल रही है। तो एक्स अक्ष की दिशा में क्या होगा? विस्तार होगा। सिंपल सी बात है भैया। जब मैं एक्स अक्ष में क्या कर रहा हूं? तनन प्रतिबल, तनन प्रतिबल क्या कर देगा? इसको तान देगा, यानी कि इसको बड़ा कर देगा, खींच देगा, विस्तार कर देगा। तो मतलब क्या है कि एक्स अक्ष की दिशा में विस्तार, विस्तार होगा। तो विस्तार कैसे निकलेगा? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य विकृति, यानी जब किसी तार की लंबाई एल है और उसकी लंबाई में खींचकर वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई करते हैं तो हम उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसका मतलब क्या? हमको यहाँ पे क्या चाहिए? विस्तार। विस्तार का मतलब क्या है कि भैया, विस्तार का मतलब ये है कि हमको क्या चाहिए? लंबाई में वृद्धि चाहिए। बात समझ लो, विस्तार का मतलब क्या है? हमको लंबाई में वृद्धि चाहिए। तो लंबाई में वृद्धि देखिएगा, फॉर्मूला है अनुदैर्ध्य विकृति, और जब इस प्रारंभिक लंबाई की और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या निकल जाएगा? लंबाई में वृद्धि। तो इसका मतलब तो भैया विस्तार निकालना है तो मतलब लंबाई में वृद्धि निकालनी है, और लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति, यानी अनुदैर्ध्य विकृति इनटू और प्रारंभिक लंबाई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अनुदैर्ध्य विकृति का भी एक फॉर्मूला होता है प्रतिबल बट्टे यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग गुणांक। क्यों? क्योंकि देखिएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक या बोले तो यंग गुणांक,
तो यंग गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति निकालनी है। तो अनुदैर्ध्य विकृति को मैं इधर पहुंचा दूंगा तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक नीचे आ जाएगा। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल, ये वाली चीज तो फिक्स रहेगी, प्रतिबल बट्टे और नीचे आ जाएगा यंग प्रत्यास्थ गुणांक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यंग प्रत्यास्थ गुणांक आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया प्रतिबल बट्टे यंग प्रत्यास्थ गुणांक हो जाएगा। ओके, इनटू इनटू ये हो जाएगी प्रारंभिक लंबाई, इनटू प्रारंभिक लंबाई। क्लियर होगी बात। तो ये प्रारंभिक लंबाई कौन सी है, ये वाली प्रारंभिक लंबाई यहाँ पर सेम टू सेम रहेगी। प्रतिबल को मैं P से प्रदर्शित कर रहा हूं, यंग प्रत्यास्थ गुणांक को हम L से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी लंबाई कितनी थी, इसके जो हमने क्यूब लिया है, जो घन लिया है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई L है, लंबाई भी L, इसकी चौड़ाई भी L, इसकी ऊंचाई भी L। तो इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी मानी जाएगी, L। तो x दिशा में विस्तार कितना हो गया, इतना हो गया। ध्यान से समझ लीजिएगा, x दिशा में विस्तार, क्योंकि x दिशा में क्या लग रहा था, आपका तनन प्रतिबल लग रहा था। x दिशा में हमारा क्या लग रहा था, यहाँ पर तनन प्रतिबल लग रहा था, तो इतना विस्तार हो जाएगा। क्योंकि y दिशा में क्या लग रहा है, संकुचन बल लग रहा है, इसको दबाएगा, यानी कि संकुचित कर देगा, अर्थात इसकी लंबाई को घटा देगा। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, अब निकालेंगे हम y दिशा में संकुचन। संकुचन का मतलब क्या है कि लंबाई में कमी। क्या निकाल रहे हैं हम, लंबाई में कमी। बोले तो संकुचन का मतलब है कि भैया हम लंबाई में क्या निकालना चाह रहे हैं, कमी। ठीक है, तो कमी कैसे निकलती है, देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति बराबर फॉर्मूला होता है व्यास में कमी बट्टे प्रारंभिक व्यास। मतलब समझो, मतलब है कि किसी भी वस्तु को या कोई भी तार है, उसको हम बल लगाकर ऐसे खींच देंगे तो उसकी लंबाई में तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन व्यास में कमी हो जाएगी। बात को ऐसे समझो, रबड़ है, उसको ऐसा खींचेंगे, जैसे मान के समझो रबड़ का तार होता है, इसको मैं खींचूंगा, जितना ज्यादा खींचूंगा खींचता जाएगा, लंबाई में तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, मोटाई है, उसमें क्या हो जाएगी, कमी। तो इसीलिए हम क्या कह देंगे कि किसी जब तार को खींचा जाता है या किसी भी वस्तु को खींच रहे हैं, तो उसमें पार्श्व विकृति बराबर क्या होता है, व्यास में कमी बट्टे प्रारंभिक व्यास। तो हमको क्या निकालना है, व्यास में कमी, यानी कमी निकालनी है। व्यास बोले तो यहाँ पर लंबाई का काम करेगी, यानी कि इसकी लंबाई। तो व्यास में कमी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्श्व विकृति इंटू प्रारंभिक व्यास। तो मतलब क्या है, लंबाई में संकुचन, यानी संकुचन बोले तो लंबाई में कमी निकालेंगे, तो पार्श्व विकृति इंटू प्रारंभिक लंबाई, क्योंकि प्रारंभिक व्यास का मतलब क्या है, उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी। व्यास यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये जो क्यूब लिया है, तो क्यूब की लंबाई या चौड़ाई वो आपका व्यास कहलाएगी, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमारे पास में पार्श्व विकृति इंटू प्रारंभिक लंबाई आ गया। तो पार्श्व विकृति का भी अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये देखिएगा कहां से निकलेगा, क्योंकि पाइसन निष्पत्ति का फॉर्मूला होता है पार्श्व विकृति बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। तो पार्श्व विकृति का फॉर्मूला निकालेंगे तो इस पाइसन निष्पत्ति में हम अनुदैर्ध्य विकृति की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाइसन विकृति बराबर, यानी कि पार्श्विक विकृति बराबर पाइसन निष्पत्ति इंटू अनुदैर्ध्य विकृति, और प्रारंभिक लंबाई ये हो गई। ठीक है, अब आपको पता है कि पाइसन निष्पत्ति को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और अनुदैर्ध्य विकृति का हमने ऊपर फॉर्मूला आपको बताया, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या, लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई। तो सॉरी, अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला ये वाला लिखेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर कौन सा, कि प्रतिबल बट्टे यंग प्रत्यास्थ गुणांक। यहाँ पे जो लगाया था हमने, कौन सा लगाया था, ये वाला, ये अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला क्या लगाया था, प्रतिबल बट्टे यंग प्रत्यास्थ गुणांक। तो ये वाला हमने अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला लगा दिया, प्रतिबल बट्टे और प्रारंभिक लंबाई ये हो गई। तो ये y दिशा में संकुचन इतना हो गया। ठीक है, इसी प्रकार z दिशा में संकुचन, भाई z दिशा में भी तो संकुचन होगा। इसी प्रकार z दिशा में संकुचन कितना होगा, क्योंकि हमको पता है, ध्यान से समझिएगा, जब हम एक दिशा को खींचते हैं, देखिएगा इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी यही काम किया था, जब हम एक दिशा में बल लगाते हैं, ऐसे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, जब मैं इसमें तनन बल लगा रहा हूं, इसमें एक्स दिशा में तनन बल लगाऊंगा, तो एक्स दिशा में तो क्या होगी, वृद्धि होगी, लेकिन बाकी की दो दिशाओं में क्या होगी, कमी होगी। दो दिशाओं में क्या होगी, कमी होगी। जब हम किसी भी वस्तु को ऐसे खींचेंगे तो उसकी उस दिशा में तो वृद्धि हो जाएगी, यानी कि एक्स दिशा में वृद्धि हो जाएगी, वाई दिशा में कमी और जेड दिशा में कमी हो जाएगी। तो अब हमने क्या लगाया था, हमारी बात चल रही थी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतनी कि एक्स दिशा में तनन बल के कारण बात चल रही थी। तो एक्स दिशा में हमने बल लगाया, प्रतिबल लगाया, खींचने से उसकी एक्स दिशा में तो विस्तार हो गया, और वाई दिशा में कमी हो जाएगी, ऐसे ही जेड दिशा में।
फिर जेड दिशा में कितनी कमी होगी, जितनी वाई दिशा में कमी है उतनी ही जेड दिशा में कमी होगी, क्योंकि उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्स दिशा में खींच रहे हैं, जेड दिशा में भी उतनी ही, ये घन है, घन की तो प्रत्येक भुजा बराबर रहती है, इसलिए इतनी ही कमी इसमें होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब वाई दिशा में, अब अभी तक चल रही थी एक्स दिशा में लगे बल के कारण, एक्स दिशा में, एक्स दिशा के समांतर तनल प्रतिबल के कारण बात चल रही थी। अब वाई दिशा के बात चलेगी, क्या चलेगी कि भैया वाई दिशा में लगे संकुचन प्रतिबल के कारण, वाई दिशा में लगे संकुचन प्रतिबल के कारण, तो वाई दिशा में क्या होगा, संकुचन होगा। तो कितना होगा ये आपको पहले ही पता है, संकुचन वाई दिशा में कितना होगा, वाई दिशा में संकुचन कितना, कि आपको देखिएगा संकुचन का मतलब क्या है, कमी, संकुचन का मतलब कमी। देखिए मैंने पहले ही आपको बताइए संकुचन, ये देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखिएगा, संकुचन का मतलब व्यास में कमी, तो व्यास में कमी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, पार्श्व विकृति इंटू प्रारंभिक व्यास, पार्श्विक विकृति इंटू प्रारंभिक व्यास, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है। अब हमको क्या चाहिए था, हमको पार्श्व विकृति इंटू प्रारंभिक व्यास, और इसी तरीके से हमारे पास में क्या है, अब ध्यान से समझिएगा, अब आते हैं हम वाई दिशा में लगे संकुचन प्रतिबल के कारण, वाई दिशा में कौन सा बल लग रहा है, देखिएगा ये रहा वाई दिशा में, देखिए यहां पर सिंपल सी बात ये है, देखिएगा अभी तक हमारी ये कंडीशन मत देखो, अभी तक हमको ये देखना था कि एक्स दिशा में जो प्रतिबल लग रहा है वो कौन सा प्रतिबल लग रहा है, वो विस्तार प्रतिबल लग रहा है, प्रतिबल लग रहा है, ठीक है। कैसा लग रहा है वो, तनन प्रतिबल लग रहा है, तनन प्रतिबल का मतलब इसको तानेगा, बड़ा करेगा। तो अब हमने क्या करा, इसको जब तनन प्रतिबल लगा रहे हैं तो इस दिशा में तो हमारी क्या होगा, विस्तार होगा, बाकी की दो दिशाओं में क्या होगा, कमी होगी। लेकिन यहां पर अब उल्टा है, अब हम वाई की दिशा में लगे संकुचन प्रतिबल की बात कर रहे हैं, ये क्या लग रहा, विपरीत दिशा में, देखिएगा ये बाहर को खींच रहा था लेकिन ये अंदर की ओर दाब रहा है, तो ये क्या है, संकुचन कर रहा है। तो जैसे ही संकुचन हुआ, बात को समझो, जैसे ही संकुचन हुआ तो मतलब क्या होगा, वाई दिशा में तो कमी होगी लेकिन एक्स दिशा में विस्तार होगा और जेड दिशा में विस्तार होगा। तो ये होगा कितना, ये तो आपको तुरंत पहले ही पता है, देखिएगा जब हमारा तनन प्रतिबल लगा था तो तनन प्रतिबल के कारण एक्स दिशा में क्या हुआ था, विस्तार। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिएगा भाई इस दिशा में हमने लगाया, इस दिशा में ये बल लगाया तो इससे कितना विस्तार हो रहा था, इससे विस्तार हो रहा था P अपॉन वाई इंटू एल, तो ये इतना विस्तार हो रहा था, सिंपल सी बात है। अब यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, इस तीर को जब इधर बाहर की ओर जा रहा है तो इतना, लेकिन जब मैं अंदर की ओर कर दूंगा तो उतना ही ये अंदर की ओर दाब देगा, तो इसका मतलब ये इसका विपरीत हो गया, ये बाहर जितना जाएगा उतना ही ये अंदर की ओर लग रहा है बल, तो उतना ही ये अंदर की ओर दाब देगा। तो मतलब क्या है कि अब ये जो विस्तार हो रहा है तो ये हमारा अब क्या लगेगा, इसका ही उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये संकुचन बल के कारण जितना विस्तार था वो संकुचन हो जाएगा और जितना पहले संकुचन था वो अब विस्तार में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जितना बल लगाया था हमने पहले खींचा था उससे इतनी वृद्धि हुई थी, अब उतना ही बल हम विपरीत दिशा में लगाएंगे तो उतना ही भाई उतनी ही कमी हो जाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में तो उसको हम क्या बोलेंगे, संकुचन। तो सिंपल सी बात है कि भैया ये वाई दिशा में क्या हो जाएगा, संकुचन, तो वो इतना हो जाएगा। पहले क्या था, ये विस्तार हो रहा था, तो पहले क्या संकुचन हो रहा था वो अब विस्तार बन जाएगा, तो ये एक्स दिशा में विस्तार और ये जेड दिशा में विस्तार हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना कितना ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि भैया ये अब संकुचन नहीं, अब ये विस्तार का काम करेगा, ठीक है। चलिएगा, तो इसीलिए आता है एक्स दिशा में परिणामी विस्तार कितना होगा भाई, एक्स दिशा में कितना विस्तार हुआ टोटल मिलाकर, देखिएगा एक तो ये बढ़ा था शुरुआत में और एक आपका ये बढ़ गया, एक्स दिशा में एक ये बढ़ गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो P अपॉन वाई ये शुरुआत का विस्तार था एक्स दिशा में, एक एक्स दिशा में P अपॉन वाई इंटू एल, ऐसे ही यहाँ पर ये आ गया P अपॉन वाई इंटू एल और एक ये विस्तार हो जाएगा एक्स दिशा में अभी वाला, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा ये दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ से P अपॉन वाई और एल, P अपॉन वाई एल, ये चीज कॉमन दिखाई दे रही है, ये पूरी मैंने कॉमन निकाल ली, तो यहाँ से पूरा चला जाएगा तो यहाँ पे बचा 1 और ये बचा सिग्मा, तो P अपॉन वाई इंटू एल 1 प्लस सिग्मा इतना आ गया, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आगे की बात कर रहे हैं। देखिए अब एक्स दिशा में परिणामी विस्तार कितना हो गया, इतना हो गया, बात समझ में आ गई, यही वाली चीज।
देखिएगा, इसी को मैंने मॉडिफाई करके लिख दिया P इंटू एल अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा, ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, y दिशा में संकुचन। क्या निकालेंगे, y दिशा में संकुचन। अभी तक क्या था, x दिशा में परिणामी विस्तार था, अब निकालेंगे y दिशा में परिणामी संकुचन। y दिशा में परिणामी संकुचन तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा कि भैया ये इतना संकुचन शुरुआत में y दिशा में कितना संकुचन हुआ था, y दिशा में इतना संकुचन हुआ था, और x दिशा में कितना संकुचन है, x दिशा में देखिएगा, x दिशा में यहाँ पर y दिशा में यहाँ पर संकुचन कितना है, इतना है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। देखिएगा ये और ये बात वही पड़ेगी इसमें, p अपॉन वाई पी अपॉन वाई इंटू एल, पी अपॉन वाई इंटू एल, ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिग्मा बचेगा, यहाँ पे 1। तो इसको हम लिख सकते हैं पी इंटू वाई अपॉन एल, और इसको आगे पीछे लिख सकते हैं 1 प्लस सिग्मा, यानी कि ये आपस में बराबर हो गया। तो ये बराबर हो गया, तो आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं इस एल को पीछे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे मैंने लिख दिया। तो ये पी अपॉन वाई इंटू 1 प्लस एल, इस एल को मैंने पीछे लिख दिया, यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब इसका भी लिखने का कारण बताऊंगा ऐसा क्यों लिखा है, बात समझ में आ गई, इतना हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या है, अब जेड दिशा में देखिए, जेड दिशा के समांतर कोई प्रतिबल कार्य नहीं कर रहा था, इसीलिए जेड दिशा में ना तो कोई परिवर्तन होगा और ना ही कोई विस्तार होगा, यानी ना तो कमी होगी ना विस्तार होगा। अतः विस्तार विकृति निकालें हम, विस्तार विकृति निकालें, तो विस्तार विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, विस्तार विकृति का हो जाएगा लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, देखिए लंबाई में, ये देखिएगा लंबाई में विस्तार कितना हुआ, लंबाई में इतना विस्तार हुआ पी एल बट्टे वाई, पी एल बट्टे वाई 1 प्लस, क्योंकि वृद्धि का मतलब विस्तार, इतना हुआ, कितना हुआ पी एल अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा, और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, इतनी थी। तो एल से ये वाला एल कट गया, तो पी अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा इतना बचा, P अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा इतना आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। एक मिनट, तो अभी फोन आ गया था, तो कहां पर चल रहे थे हम, देखिएगा यहाँ पर चल रहे थे कि भैया अब हमारा हम निकालते हैं विस्तार विकृति। विस्तार विकृति क्या, लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, यानी कि लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, तो लंबाई में वृद्धि यानी कि जो एक्स दिशा में परिणामी विस्तार था, ये हो गया पी एल अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा, पी एल अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा अपॉन प्रारंभिक लंबाई एल, एल से एल कट गया तो पी अपॉन एल 1 प्लस सिग्मा इतना बचा। अब जैसे हमारी यहाँ पर हमने विस्तार विकृति निकाली है, उसी तरीके से हम संकुचन विकृति निकालेंगे। भाई विकृति का मतलब क्या है कि जब इसकी लंबाई, अभी ये नॉर्मल है, खींचकर हमने बड़ा कर दिया तो लंबाई बढ़ गई, तो लंबाई बढ़ने पर इसकी कितनी आकृति बिगड़ी, ऐसे ही अब घटा गई लंबाई, तो संकुचन विकृति कितनी हुई, यानी कि घटने के बाद इसका कितना परिवर्तन हो गया, तो प्रारंभिक लंबाई में कमी बट्टे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में कमी का मतलब क्या है कि y दिशा में परिणामी संकुचन, बोले तो p अपॉन वाई 1 प्लस, ये वही पी एल अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा वाई रहेगा, या आप इसको इतना बोल सकते हो p अपॉन वाई 1 प्लस एल इंटू एल, 1 प्लस सिग्मा इंटू एल, बात वही है, आपका मन जैसे चाहे वैसे लिख दो। तो p अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा एल, एल से एल कट गया तो p अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा इतना बचा। अब देखो जरा विस्तार विकृति और संकुचन विकृति, विस्तार विकृति और संकुचन विकृति आपस में बराबर है। जब भी कभी भी विस्तार विकृति और संकुचन विकृति आपस में बराबर आ जाएं, तो वहां पर एक थ्योरम काम करती है, कौन सी, जब भी कभी भी विस्तार विकृति और संकुचन विकृति आपस में बराबर आ जाती है, तो एक प्रमेय होती है कि दो समान तथा एक दूसरे के लंब रूप विस्तार विकृति और संकुचन विकृति का योग एक अपरूपण विकृति के बराबर होता है। यानी कि विस्तार विकृति और संकुचन विकृति का योगफल अपरूपण विकृति के बराबर होता है। ये कब की कंडीशन है, ये देखो, दो समान परंतु एक दूसरे के लंब रूप विस्तार और संकुचन विकृति, तो ये आपस में बराबर भी है, क्योंकि x
और वाई, एक्स दिशा में विस्तार और वाई दिशा में कमी, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत भी हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर भी हैं। तो इनमें ये काम करेगा कि भैया विस्तार विकृति और संकुचन विकृति का योगफल अपरूपण विकृति के बराबर होता है। तो विस्तार विकृति और संकुचन विकृति बराबर अपरूपण विकृति। तो विस्तार विकृति कितनी, पी अपॉन, देखिए यहाँ पर ये आया था वही पी अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा। ऐसे ही संकुचन विकृति वो भी इतनी, और अपरूपण विकृति को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है x प्लस एक्स जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है 2x हो जाता है। x प्लस एक्स कितना हो जाता है 2x। ऐसे ही समझ लो, ये वाली चीज x, ये वाली चीज x, तो x और x 2x हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये आएगा, ये आ गया, इतने में दो की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, बराबर ये है थीटा। ओके, अब क्या होगा, y की मल्टीप्लाई थीटा में हो जाएगी, तो ये थीटा इधर जाएगा, थीटा इंटू वाई। अब यार 2p 1 प्लस सिग्मा, और ये हो जाएगा थीटा वाई। अब यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से p का मान निकालेंगे तो 2 और 1 प्लस सिग्मा नीचे आ जाए, ये p का मान निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। ओके, और हम इस थीटा को यदि हम नीचे ले आए तो p अपॉन थीटा बराबर कितना हो गया, y अपॉन 2 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, ये आ गया। ये p अपॉन थीटा क्यों किया है, क्योंकि p आपका क्या होता है, p यहाँ पर प्रतिबल है और थीटा यहाँ पर क्या है, अपरूपण विकृति। p यहाँ पर क्या है, p यहाँ पर प्रतिबल है, क्या है, प्रतिबल, और ये थीटा क्या है, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति है। अब ये हमने दोनों आपस में बट्टे में ही क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दृढ़ता गुणांक की परिभाषा से, दृढ़ता गुणांक यानी ईटा बराबर अपरूपण प्रतिबल बट्टे अपरूपण विकृति। तो अपरूपण प्रतिबल ये बन गया P, और ये नीचे अपरूपण विकृति, तो अपरूपण प्रतिबल P और थीटा आ गया ये। तो P अपॉन थीटा डायरेक्टली इसको कोई भी समीकरण मान लेना, तो उस समीकरण से, समीकरण x से, तो P अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, y अपॉन 2 1 प्लस थीटा। अब इन दोनों की जब मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y बराबर 2 ईटा, y बराबर देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये y बराबर, इसी को बोलते हैं हम क्या, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और पाइसन निष्पत्ति में संबंध। ठीक है, अब यहां से आगे एक चीज और सीख लो। चलिए, तो देखिए अब दो चीज आपको समझ में आ रही होंगी यहाँ पर, देखिए एक तो ये हमारा कल की वीडियो में निकला था y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, एक तो ये निकला था y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, तो ये संबंध निकला है, और एक निकला है हमारा ये y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। एक है y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम सॉल्व करें इसको, देखिएगा, तो यहाँ पे अभी और निकालेंगे हम इसका। ठीक है, और निकालेंगे, ये समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको और सॉल्व करें तो किस तरीके से किए जाएंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से हम सिग्मा का मान निकालें, सिग्मा का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा y अपॉन 2 ईटा बराबर 1 प्लस सिग्मा। तो सिग्मा का मान निकालें यहाँ पर, तो y अपॉन 2 ईटा माइनस 1, ये हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर, यहाँ से 2 ईटा हम एलसीएम ले लें। ठीक है, चलो एलसीएम मत लो, यही चीज आप, ये चीज आप समीकरण 1 में रख दो, ये जो मान निकला है ये वाला समीकरण 1 में रख दो, इस वाले समीकरण में यहाँ पर रख दो। यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, y बराबर 3k 1 माइनस 2 और सिग्मा की जगह पर y अपॉन 2 ईटा माइनस 1, ये इस तरीके से मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 3k जो कहते हो ईटा, अब इसको अंदर जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 y अपॉन 2 ईटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3, 2 और 1 3, 3 माइनस वाई अपॉन ईटा, ये हो जाएगा ब्रैकेट। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9, 9 के माइनस 3 के वाई अपॉन ईटा,
और ये चलेगा y बराबर, ठीक है। इस वाली चीज को इस पूरे को इधर ले आइए तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो y प्लस 3k y अपॉन ईटा बराबर 9 के बराबर 9 के ये आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको और चाहो तो और भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ से हम k का मान सिग्मा यानी कि y का मान निकालेंगे तो देखिएगा y यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो अब 1 प्लस 3k अपॉन ईटा बचेगा बराबर 9k ये आ जाएगा, ठीक है। इसको और यहाँ से हम y का मान निकालें तो 9k अपॉन 1 प्लस 3k अपॉन ईटा, ठीक है। इसको और हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9k अपॉन ईटा, हम एलसीएम ले लेंगे तो ईटा प्लस 3k और ये वाला जो ईटा है यहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 के ईटा अपॉन ईटा प्लस 3k यानी कि ये हो जाएगा y बराबर, तो यानी कि y बराबर 9 के ईटा अपॉन ईटा प्लस 3k, ठीक है। ये एक ये वाला निकल आया। कभी कभी ये वाला संबंध भी पूछ लेता है 9 ईटा के या के ईटा प्लस 3k, ठीक है, ये पूछ लेता है। ओके, तो अलग अलग संबंध कभी कभी पूछ लेता है तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिएगा। और कभी कभी यहीं से देखिएगा इसी समीकरण में कभी कभी यहाँ से सिग्मा भी पूछ लेता है। इस वाले देखिएगा ये जो दो हैं ये इन दोनों को आप बराबर रख दो क्योंकि ये भी y का मान ये भी y का मान। कभी कभी यहाँ से भी हम सिग्मा का मान निकाल लेते हैं। सिग्मा का मान कैसे निकालते हैं ये देखिएगा, ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या था समीकरण 1? y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा और एक इधर कितना था, इधर था आपका 2 ईटा, कितना था ये देखिएगा 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा ये था। इसको हम सॉल्व करें तो देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी 3 की, 3k माइनस 2 3 6 के सिग्मा बराबर 2 की मल्टीप्लाई कर 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा, ठीक है। अब इस सिग्मा को इधर ले आओ, इधर ले आओ 3k माइनस 2 ईटा, इस वाली चीज को मैं इधर ले आया, इस वाली चीज को इधर ले आया हूं तो 2 ईटा सिग्मा प्लस 6k सिग्मा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे 3k माइनस 2 ईटा बराबर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लें आप यहाँ से सिग्मा कॉमन ले लो, सिग्मा कॉमन ले लें 2 ईटा प्लस 6 सिग्मा, इस तरीके से इसको इधर ले आए सिग्मा बराबर 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 2 ईटा प्लस 6k ये आपका निकल आया, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिएगा, तो ये भी आपका अलग अलग पूछ लेता है, तो अलग अलग तरीके से कभी कभी पूछता है, तो ये आपका पूरी तरह से हो गया है कंप्लीट, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।